हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम यहाँ पर BAMS फर्स्ट ईयर का मॉडर्न स्टार्ट करने वाले हैं, क्रिया शारीर का। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है, और अगर आपको पढ़ने की इच्छा भी है तो इसके बाहर पढ़ सकते हो, लेकिन कंटेंट इतना ही डालना है आपने पेपर पेपर में, मोर देन इनफ रहेगा वो। ठीक है। सो पहला चैप्टर है ये, फिजियोलॉजी ऑफ होमोस्टैसिस, स्पेशली बेस्ड ऑन BAMS सिलेबस। ठीक है। यही इतना ही मैंने भी पढ़ा था, इतना ही आपको पढ़ना है, लेकिन बस थोड़ा बहुत इलेबोरेट करते आपको आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं हम फिजियोलॉजी ऑफ होमोस्टैसिस से। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम होमोस्टैसिस क्या होता है, आपने नीट में नियर अबाउट कौन से चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल्स में, ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि होमोस्टैसिस का मतलब क्या होता है। तो होमोस्टैसिस मींस मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब जो कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट रहता है आपका, 37.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है बॉडी का, उसको मेंटेन रखने का काम, और साथ ही साथ जो केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी में उसका मेंटेनेंस का काम, और जो भी अदर एक्टिविटीज हो रही है जैसे कि बायोसिंथेसिस वगैरह वगैरह, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, हार्मोनल रिएक्शन, हर चीज बॉडी की, जितने भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो गए, हर चीज हो गई बॉडी की, जितने भी जो फंक्शन चल रहे हैं बॉडी में, उस सबको कंट्रोल करने का काम यहाँ पर किसका है? होम्योस्टेसिस का है। ओके। ये होम्योस्टेसिस का मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखने का काम यहाँ पर किसका है? होम्योस्टेसिस का है। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक क्या है, एक फिजियोलॉजी है बॉडी की, वही हमको ये पढ़नी है। ठीक है। इसके बाद होमियो का मतलब क्या होता है? सेफ। वेरास्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग। अब होमियोस्टेसिस को तोड़ दोगे आप तो उसका मतलब क्या निकलेगा कि इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टैंड करके रखना, जैसा है वैसे करके रखना, ये उसका मीनिंग निकलेगा। अब ये होमोस्टेसिस कंसेप्ट किसने दिया था पहली बार? तो वॉल्टर कैनन नाम के साइंटिस्ट ने 1930 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस इज अ डायनामिक बैलेंस बिटवीन द ऑटोनॉमिक ब्रांचेस। मतलब जो होम्योस्टेसिस रहता है वो ऑटोनॉमस बैलेंस करने का काम यहाँ पर हमारा बॉडी में करता है। ठीक है। एक पैरासिम्पैथेटिक रहता, अब बहुत यूजुअल है ये, आपने पैरासिम्पैथेटिक क्या रहता है और सिम्पैथेटिक क्या रहता है ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आई थिंक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है। आपने जितना नीट में पढ़ा है ना उतना ही है ये, बस थोड़ा बहुत इलेबोरेशन यहाँ पर आपको करना है। ओके। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो पैरासिम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट। मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक है वो जो बॉडी के एक्शन से उसको स्लो डाउन करने का काम करता है ना, पैरासिम्पैथेटिक। वेयर एज जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है। ठीक है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी में बॉडी डोमिनेंट पोजीशन में रहती, वेयरएज पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में बॉडी कैसी रहती है? रिलैक्स स्टेज में रहती है। ठीक है। कैट एनाबॉलिज्म होता है यहाँ पर। अब एनाबॉलिज्म क्या है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस की प्रोसेस। तो पैरासिम्पैथेटिक ऐसी कंडीशन है जहां पर बॉडी अपनी एनाबॉलिज्म करती, मतलब सिंथेसिस का प्रोसेस करती, वेयरएज सिंपैथेटिक प्रोसेस ऐसा है कि जहां पर कैटाबॉलिज्म टेक प्लेस करता। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता कि आपके बॉडी में टूटने की प्रोसेस होगी, ब्रोकन डाउन की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होगी, और यही टूटने की प्रोसेस से क्या होगा, आपकी बॉडी फ्लाइट के मोड में आ जाएगी। अब फाइट और फ्लाइट तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, समझ में आया? तो होमोस्टैसिस इज नथिंग बट अ डायनामिक बैलेंस बिटवीन द ऑटोनॉमिक ब्रांचेस। ओके। ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, आप आपके वर्ड्स में बहुत अच्छे से लिख सकते हो, मेरे को बहुत अच्छे से आप पे गारंटी है। ठीक है। उसके बाद होमोस्टैसिस मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट इन बॉडी इज ECF। अब ये ECF क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है। इट इंक्लूड ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब जो इंटरनल इन्वायरमेंट है बॉडी का वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो ECF द्वारा। और ECF मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड। ठीक है। इसमें क्या आता है? ब्लड आता है और साथ ही साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आता है। ओके, समझ में आया? उसके बाद if this internal environment changes beyond the physical limit, human body suffer from malfunction। अगर ये चेंज हुआ, ये ECF चेंज हुआ, तो उसके वजह से क्या हो सकता है कि बॉडी में माल फंक्शन हो सकता है, या फिर हमको डिसीजेस भी हो सकता है। माल फंक्शन तो आपको मालूम है कि जो फंक्शन है बॉडी का वो
बराबर से बॉडी नहीं कर पा रही है, इसलिए उसमें माल फंक्शन हो गया है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं हम नॉर्मल रेंज, डेविएशन और सेंसर। मतलब देखो, अब समझो होमोस्टेसिस है हमारा, तो बॉडी में नॉर्मल रेंज क्या है, डेविएशन हो गया है थोड़ा बहुत इधर उधर, और सेंसर्स मतलब बहुत ज़्यादा डेविएट हो गया है, मतलब लिमिट से ज़्यादा हो गया है। तो फिर आप सेंसर्स काम करेंगे, और वो सेंसर क्या काम करेंगे कि बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में कैसा लाया जाए, इसका काम वो करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल रेंज क्या होती है मैंने आपको बता दिया, फिर भी इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ। फिजियोलॉजिकल फंक्शन मस्ट बी मेंटेन विद इन अ नॉर्मल रेंज। जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, एज आई सेड टू यू प्रीवियसली, कि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन चलते रहते हैं, जैसे सेल का बनना, सेल का मरना, बहुत सारे एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बॉडी में के, फिर सिंथेसिस, ब्रेक डाउन, हर चीज़ बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो रही है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब चीज़ें जो हो रही है, इसका नॉर्मल रेंज में होना ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसको हम नॉर्मल रेंज बोलते हैं। वेयर एज डेविएशन, मतलब क्या होता है डेविएशन का, इफ एनी फंक्शन डेविएट फ्रॉम द रेंज, मतलब जो नॉर्मल रेंज है उससे अगर डेविएशन आ गया, ज़्यादा हो गया या फिर कम हो गया, तब क्या होता है, इस इट मस्ट बी ब्रॉट बैक टू नॉर्मल। मतलब ये जो डेविएशन आया है, मतलब ये एक स्केल है, दिख रहा हूँ मैं, नीचे देखो, नीचे यहाँ पर कोने में, ठीक है, तो ये एक स्केल है। अब ये स्केल से क्या हुआ कि डेविएशन हो गया नॉर्मल रेंज की, ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अब जो फंक्शन है वो डेविएट हो गया। अब ये जो डेविएट हो गया ना, तो इसको हमको वापस क्या करना है, नॉर्मल रेंज में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब कौन काम आता है हमको, तब हमको सेंसर्स काम आते हैं। अब ये सेंसर्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। अब तो ह्यूमन बॉडी हैज सेंसर विच रिकॉग्नाइज द डेविएशन, मतलब जो सेंसर है इन्होंने क्या किया, डेविएशन को क्या किया, पहचान लिया, और पहचानने के बाद इन्होंने क्या किया, एक अलर्ट सिस्टम जारी कर दिया ब्रेन के पास, या फिर इंटीग्रेटिंग सिस्टम, मतलब एक सिस्टम के पास जो ये सब चीज़ों को नॉर्मल रेंज में ला सके। इज इट क्लियर टू यू? गुड। द सेंटर देन सेंड ऑर्डर टू इफेक्टर। अब ये जो सेंटर रहेगा, जो जिसको भेजा हुआ है मैसेज सेंसर ने, तो ये इफेक्टर के पास जाएगा, और इफेक्टर को क्या करेगा, या तो एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट मतलब बढ़ा देगा, या फिर इनहिबिट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये नॉर्मल स्केल है, अगर ये कम हो गया तो इसको क्या करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा, अगर ये बढ़ गया तो इसको क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा। कौन? कंट्रोल सेंटर। ठीक है, अब कंट्रोल सेंटर क्या क्या होते हैं वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। ओके, इसके बाद डिसीज। डिसीज कब होता है बॉडी में, तो डिसीज का मतलब जो भी रोग उत्पन्न होना हमारे, तो डिसीज कब होगा बॉडी में, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जब डेविएशन हो जाएगा बॉडी में से, जब डेविएशन हो जाएगा नॉर्मल रेंज से, तब क्या हो जाएगा कि हमको डिसीज हो जाएगा, है ना। अगर ये नॉर्मल रेंज है हमारी, ये नॉर्मल रेंज से अगर डेविएशन बहुत ज़्यादा हो गया तो हमको क्या हो जाएगा, डिसीज हो जाएगा। ओके, मतलब हमें विकृति आ जाएगी। ओके, इन आयुर्वेदिक टर्म। उसके बाद मेनी क्लिनिकल फीचर और डिसीजेस इंडिकेट हाउ द बॉडी फंक्शन आर डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल रेंज। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको समझ गया होगा, समझा देता हूँ फिर भी। मेनी क्लिनिकल फीचर और डिसीजेस इंडिकेट हाउ द बॉडी फंक्शन आर डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल रेंज। मतलब जो क्लिनिकल फीचर्स है और डिसीजेस है वो इंडिकेट, जैसे आप सिम्टम देख के पता कर लेते हैं कि इसको फीवर है, वैसे ही अगर हम रिपोर्ट निकाले किसी चीज़ की, सीधी एकदम सिंपल रिपोर्ट की बात करता हूँ मैं, सीवीसी की। अब सीवीएससी क्या रहती है, ये ब्लड रिपोर्ट रहती है। अगर हमने ब्लड रिपोर्ट की टेस्ट निकाली तो हमको लगे ही समझ में आ जाता है कि यार इसके आरबीसी कम है, डब्ल्यूबीसी कम है, या फिर प्लेटलेट्स कम है, या फिर कोई और चीज़ कम है, तो वो समझ में आ जाता है हमको। तो फिर हमको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई ये डेविएट हो गया है, इसीलिए इसको ये डिसीज हुआ है। समझ में आ रहा है? डेविएट का मतलब क्या होता है, ये कम होना या फिर ज़्यादा हो जाना। वैसे ही कोई क्लिनिकल फीचर में अगर कुछ डेविएट हो जाता है तो लगे हमको समझ में आ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ दिक्कत है, इस वजह से ये डेविएट, जैसे प्लेटलेट कम हो गया बहुत ज़्यादा, तो हमको क्या समझ में आता है कि हो सकता है इसको डेंगू हो, क्योंकि डेंगू में सिम्टम दिखता है कि ये जो प्लेटलेट्स है वो बहुत कम हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर बताया हुआ है फीवर का एग्जाम्पल। फीवर इज नथिंग बट द इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। देखो लिखा हुआ है, फीवर इज नथिंग बट इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। मतलब फीवर जब हुआ तो आपको लगे ही पता चल जाता है कि भाई डेविएशन कहाँ पर आया है, कि डेविएशन इसका आया है, इंक्रीज हो गया है इसका बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट होमोस्टैसिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन हीट प्रोडक्शन एंड हीट
लॉस इन मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? गुड। उसके बाद टेम्परेचर रेगुलेशन बाय फीवर। अब ये टेम्परेचर रेगुलेट कैसे करती है बॉडी? तो एबिलिटी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल स्टेट, एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर। मतलब ये जो टेम्परेचर रहता है वो कौन रेगुलेट करता है? ये हमारी बॉडी रेगुलेट करती है, इसका इंटरनल स्टेट रेगुलेट करता है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि ये डेविएट हो गया है, इसलिए इस इंसान को या फिर इस पेशेंट को क्या हुआ है कि फीवर हो गया है। और किस वजह से फीवर हुआ है? क्योंकि जो इंटरनल सिस्टम है वो डेविएट हो गया है। डेविएट मतलब इधर उधर चला गया है नॉर्मल रेंज से, इसलिए इसको फीवर हुआ है और इसका होमोस्टैसिस थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है। इससे हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई इसको फीवर हुआ है। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद की बात देख लेते हैं, कोल्ड शिवरिंग इन होमोस्टैसिस। मतलब अब देखो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ होमोस्टैसिस समझाई हुई है। जैसे अब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, देखो ठंडी पड़ रही है, मैंने भी जैकेट वगैरह पहना हुआ है, ओके, सॉक्स भी पहने हुए। तो जब ठंडी पड़ती है तब क्या होता है कि कोल्ड का वेदर है, ठंडी का वेदर है, ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होगा? ड्रॉप होगा ना भाई। बाहर का इन्वायरमेंटल कंडीशन है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होना चाहिए, बट होता है क्या? नहीं होता। क्यों? अगर आप बारिश में गए हो, ठीक है, मैं बहुत बार औरंगाबाद से बोकरदन आता हूँ तो तब मेरे को बारिश लगती है बहुत बार। तो जब बारिश लगती है ना, तो मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसा शिवरिंग करने लगता हूँ, ऐसे दांत बजने लगते हैं। ठीक है, क्यों बजने लगते हो? इट इज़ नथिंग बट ये सिर्फ एक रीज़न है इसका। ये क्यों बजने लगते हैं? क्योंकि हमारा जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा कोल्ड है। फिर मैं शिवरिंग करूंगा तो शिवरिंग की वजह से क्या होगा? हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने की वजह से क्या होगा? मेरे बॉडी का इंटरनल जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, इंटरनल जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा यहाँ पर। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद देख लेते हैं हम कि कैसे होमोस्टैसिस मेंटेन किया जाता है कोल्ड के टाइम में। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं होमोस्टैसिस एंड डिफरेंट बॉडी सिस्टम। अब ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। तो जो पीएच रहता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पीएच तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप तो मेरे से अच्छे मार्क्स लाए हो नीट में, तो पीएच आपको पता होगा। तो ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। अब मेरे को बताओ आप 7.4 क्या है? एसिडिक है क्या बेसिक है? तो स्लाइटली बेसिक है ना। 7.4, 0.7 से क्या आता है? एसिडिक आता है। 7 क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। 7 के ऊपर के जितने भी आंकड़े रहते हैं वो क्या रहते हैं? 7 से 14 तक वो रहते हैं न्यूट्रल, सॉरी बेसिक रहते हैं। तो ईसीएफ क्या है? स्लाइटली बेसिक है हमारा। ठीक है, तो दिस इज मेंटेन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड और किडनी। जो ईसीएफ है इसको मेंटेनेंस का काम कौन देता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड और किडनी। डिक्रीज इन पीएच इज एसिडोसिस। ठीक है, डिक्रीज हो गया अगर पीएच इससे, अगर जो ईसीएफ है हमारा, समझो अभी जो ईसीएफ है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अगर वो 7.4 से डिक्रीज हो गया तो बट ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? एसिडोसिस। वेराज पीएच अगर इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा? अल्कोलिसिस। ठीक है, अल्कोलिसिस। ठीक है, समझ में आया? गुड। उसके बाद हु मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है? तो जो सबसे पहले तो ये समझो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा तो कितना होता है? 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इज इट क्लियर? गुड। तो जो स्किन रहती है हमारी, स्किन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और साथ ही साथ स्केलेटल सिस्टम, ये ऑल टुगेदर ये सब मिलके क्या करते हैं? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। और जो बॉडी टेम्परेचर का मेंटेनेंस है, इट इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। जैसे आपको पता होगा कि जो एटीपी रहता है वो हमारा क्या रहता है? इट इज़ नथिंग बट द करेंसी। काय की करेंसी है? हाँ, बॉडी की करेंसी है। तो ये बहुत ज़्यादा खर्च लगता है इसमें एटीपी का, किसमें? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में। देखो ना कितने सारे चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है इसमें। स्किन इन्वॉल्व हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है और स्केलेटल मसल भी इन्वॉल्व हो रहा है। बट ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा इसको एटीपी लगेंगे। इज इट क्लियर? गुड। होमोस्टैसिस बाय डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ये टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी न्यूट्रिएंट टू द सेल। मतलब जो डाइजेस्टिव, अब ये बहुत बेसिक है, आपको बहुत इजी जा रहा होगा एज ए नो,
मेरे को तो ऐसा लग रहा होगा बहुत सारे लोगों ने स्किप भी कर दिया होगा और बंद भी कर दिया होगा, ठीक है। बट जिनको पूरा ही पढ़ना है अच्छे से वो देख सकते हो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ये टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी न्यूट्रिएंट टू द सेल। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनका काम क्या है, ये न्यूट्रिएंट देते हैं सेल को, ठीक है। बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2 इज मेंटेन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये बहुत बेसिक है। देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ मैं। व्हाट इज होमोस्टेसिस आया तो आप 10 मार्क का क्वेश्चन आया तो आप भर भर के लिख दो उसमें, आप लिख सकते हो ना फिजियोलॉजी क्या है होमोस्टेसिस की, ठीक है। कि बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो सिस्टम है वो काम करते हैं, मतलब क्या है उसका, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, इन एडिशन टू RS मतलब राइट साइड, किडनी एंड अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन आल्सो हेल्प फॉर रिमूविंग मेटाबॉलिकल वेस्ट प्रोडक्ट पैथोयूरेनिया। मतलब जो एडिशन में जो किडनी रहती है एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करती है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को निकालती है, और इससे भी जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकलेंगे तो बॉडी में ऑटोमेटिकली हमारा क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, किसका, वेस्ट मैनेजमेंट का भी। होमोस्टेसिस का मतलब क्या है, इट इज नथिंग टू, इसका मतलब सिर्फ ये है कि बैलेंस करो बॉडी को कैसे तो भी। अगर एक बात बोलो आप मेरे को, सिंपल है कि एक जगह पर समझो मेरा ये स्टूडियो है छोटा सा, गरीब का, ठीक है। तो ये स्टूडियो में मैंने कचरा डालते गया, इंक भरते गया, मतलब इंक जैसी खत्म हो जाती है मैं यहीं पर डालते गया 2-3 साल भर डालते गया, ठीक है। सो मेरा रूम तो पूरा इंक से भर जाएगा ना, इंक के डब्बों से, ठीक है, समझ में आ रहा है, इंक के डब्बों से भर जाएगा। इसीलिए जो होमोस्टेसिस है वो क्या काम करता है कि वो फिर मेरे को वो उठाने पड़ेंगे, इसलिए मैं टाइम पे टाइम उठा लेता हूँ और बाहर फेंक देता हूँ। तो वैसे ही बॉडी में मैनेजमेंट अच्छे से रहना चाहिए, इसीलिए जो होमोस्टेसिस है वो यहाँ पर रखा गया है। इज इट क्लियर, गुड। उसके बाद कैल्शियम, देखो अब यहाँ पर बोला हुआ है कि अगर कैल्शियम लो हो गया हमारी बॉडी में तो क्या, कैसे होमोस्टेसिस होगा भाई। कैल्शियम लो हो गया, कोई चीज़ लो हो गई बॉडी में तो उसका होमोस्टेसिस, उसको हम वापस कैसे लाएंगे, ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। सो ये जो कैल्शियम लेवल है ये इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और अगर नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू।